माखन खनलाल ओझा आने वाले 15 जून को 90 वर्ष के हो जाएंगे। उनका जन्म सन 1924 में हुआ था और गरीबी के माहौल में रहते हुए उन्होंने सन 1942 में वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा पूरी की थी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में देरी का कारण यही था कि वे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेते थे। उस समय के युवाओं के लिए हरे कृष्ण पांडे द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम आकर्षण का बड़ा केंद्र था। पांडे युवा छात्रों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रशिक्षित करते थे। परीक्षा पूरी करने से ठीक पहले ओझा अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन में शामिल हुए थे। ग्वालियर रियासत के डबरा तहसील में बिलावे क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती और बिक्री पर सरकार सीमा शुल्क लगाने की तैयारी कर रही थी। यह आंदोलन इसी के खिलाफ था। ग्वालियर का यह इलाका आज भी पान के पत्तों की खेती के लिए जाना जाता है। जागीरदारों ने इसकी बिक्री पर 50% सीमा शुल्क लगा दिया था, जिसके विरोध में इस इलाके के युवा गोलबंद हुए थे। उस दौर में जागीरदार वे होते थे जो एक से ज्यादा गांव के मालिक होते थे, जबकि जमींदारों के पास एक ही गांव में जमीन के बड़े हिस्से पर मालिकाना हक होता था। आंदोलनकारियों का तर्क था कि सीमा शुल्क उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो बाहर से देश में आते हैं। तहसील से बाहर जाने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यह वह दौर था जब आम लोगों की बातों की कोई अहमियत नहीं थी। हालत यह थी कि लोग अपने बच्चों की शादी में भी अपनी मर्जी से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते थे। शादी में कौन शामिल होगा, इसका फैसला भी जागीरदार ही करते थे। ओझा ने सीमा शुल्क के फैसले का जमकर विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि उन्हें कैद कर लिया गया। उस जमाने में इसे बंदी कहा जाता था और लोगों को जागीरदार के बंगले के पास किसी अंधेरे कमरे में बंद कर रखा जाता था। कैद से छूटने के बाद ओझा के माता पिता और चाचा ने उन्हें समझाया तथा पढ़ाई पूरी करने को कहा। इसके बाद वे ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में नियुक्त हो गए और धीरे धीरे 1.25 लाख किताबों के संरक्षक बन गए। लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू भाषा की किताबें रखी थीं। सालों तक वे यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहे। उन्हें हर किताब के बारे में सारी जानकारी थी। कम से कम 25 कर्मचारी उनके अधीन काम करते थे। सन 1940 के दशक के मध्य में उनका वेतन 25 रुपये था और रियासत के राजा के घर में किसी नए बच्चे का जन्म होने पर इसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी की जाती थी। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को रियायतें देने का फैसला किया। इसके बाद से ओझा आज तक यह साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के साथ ओझा की फाइल 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ से वहाँ घूमती रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी नवंबर 2011 में इस बारे में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इधर ओझा का कहना है कि वे किसी से भीख नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे और उन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे जिन्हें यह भी पता नहीं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किस तरह लड़ाई लड़ी थी। वे इसके लिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, बल्कि यह सोचकर खुश हैं कि उन्होंने 89 वर्षों की जिंदगी बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए गुजार ली। कुछ साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसके बाद से उनका समय ग्वालियर या उज्जैन में बीतता है, जहां उनके बेटे एक बैंक में नौकरी करते हैं। फंडा यह है कि नियमों के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब बात सिद्धांतों की आती है तो इसमें किसी तरह के अपवाद या बिलाई की गुंजाइश नहीं होती। याद रखिए, सिद्धांत किसी भी कीमत पर खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। ओझा इसके साक्षात उदाहरण हैं।